हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था नेशनल इनकम, उस नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, या फिर हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे तीन मेथड होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कितने मेथड होते हैं? तीन मेथड। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन थ्री मेथड्स, विच इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। सबसे पहले हमारा क्या आता है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे हमारी क्या कहते हैं, आपको अलग अलग बुक्स में या अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरह से ये वर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा नया मेथड आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो हमारे वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हमारे वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड को क्या क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड हमारा नेट आउटपुट मेथड। हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है। जो नाम हमारा है ये वैल्यू एडेड। तो अब नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा है, वैल्यू एडेड यानी इसकी हर स्टेज में कुछ ना कुछ वैल्यू मेरी एड ऑन होती चली जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है, वो पूरी हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, वो तीन सेक्टर्स पे बेस है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, या टर्शियरी सेक्टर भी जिनको कहा जाता है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली तीन सेक्टर पे डिपेंड करती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, या वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड है, या नेट आउटपुट मेथड है, या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड है, या फिर प्रोडक्ट मेथड है, कुछ भी नाम आप कह सकते हैं। ये जो मेथड है ये क्या करता है कि मेरे डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उन सबका एडिशन करके हमें एक मार्केट वैल्यू बताता है, और वो मार्केट वैल्यू मेरी कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट था, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलते हैं? प्राइमरी सेक्टर से। यानी कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल होता है या फ्रेश मटेरियल है, वो कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। प्राइमरी सेक्टर से आने के बाद हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में भेजते हैं, यानी अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, या जहां पे हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, जो उन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं सेमी फिनिश गुड्स में या फिर फिनिश गुड्स में। इसी इंडस्ट्री में जब ये मेरा वर्क परफॉर्म हो रहा होता है मेरे गुड्स को रिफाइन करने का, इसीलिए इसको नाम दिया गया यहाँ पे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, क्योंकि हमारे जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी गुड्स हैं, वो हमारी इंडस्ट्री से होके गुजरते हैं या इंडस्ट्री में उनका पूरा काम होता है, इसलिए उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। अब सबसे पहले क्या हुआ? हमने प्राइमरी सेक्टर में उनको प्रोड्यूस किया, फिर हमने क्या किया? सेकेंडरी सेक्टर में हमने उनको रिफाइन किया। फिर हमारा थर्ड आता है मेरा टेरिशरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर, जिसका काम होता है हमारे गुड्स या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग डिफरेंट मार्केट्स। यानी मेरे सेकेंडरी थर्ड सेक्टर जो होता है, सर्विस सेक्टर, उसका काम क्या होता है? जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हुआ है, उस पूरे गुड्स या प्रोडक्शन को डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल कराना या डिफरेंट लोगों तक उनको पहुंचाना। ठीक है, तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड में हमारे तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और उन गुड्स पे जो भी वैल्यू एड ऑन होती जा रही है, वो पूरा प्रोसीजर मेरा कहलाता है वैल्यू एडेड मेथड। जैसे आपने राइस ग्रो कराया, आपने राइस उगाए, तो आपके जब आपने एग्रीकल्चर लैंड पे उसको ग्रो किया, फॉर टेक एन एग्जांपल, आपने राइस ग्रो करा, उस 1 किलो राइस की वैल्यू आपके, जब आप एग्रीकल्चर फार्म पे थे तब उसकी वैल्यू आ रही थी 12 रुपए। यानी 1 किलो चावल आपको कितने का मिल रहा था? 12 रुपए का। वो आए हमारे इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में उनको रिफाइन किया गया, जो थोड़ा खराब थे उनको अलग किया गया, जो अच्छी क्वालिटी के थे उनको अलग किया गया, फिर उनको पैकेट्स में पैक किया गया, उनमें अपने अपने नाम की लेबलिंग लगाई गई। तो ये सारे प्रोसेस हुए। तो भाई रिफाइन करने में भी आपका खर्चा आएगा, आप अपनी ब्रांडिंग करोगे, उसमें आपके एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, फिर आप उनकी पैकिंग करोगे, उसमें एक्सपेंसेस होंगे, लेबलिंग करोगे, सब में आपके कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन होती जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके एग्रीकल्चर जब लैंड पे थे तो 12 रुपए का खर्चा आया था, इंडस्ट्री में लेके आए तो 8 रुपए और खर्चा हो गए, टोटल हो गए 12 + 8 20 रुपए। उसके बाद जब वो हमारा सर्विस सेक्टर में गया तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसमें डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, या कोई भी आपके जिस भी मेथड के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वहां पे वो कॉस्ट आपकी इनकर्ड होगी। मान लेते 2 रुपए आपके पर उस पे आ गई कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ आपका? 12 रुपए एग्रीकल्चर में, 8 रुपए इंडस्ट्री में,
₹2 सर्विस सेक्टर में। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने के हो गए? 12 + 8 + 2 = 22। यानी कि आपके उस गुड्स की एक्चुअल वैल्यू कितने की हो गई? 22 रुपीज की हो गई। तो अब आपके जो गुड्स हैं वो 22 रुपए के कंसीडर किए जाएंगे, ना कि 12, 8 या फिर ₹2 के। उस एक गुड्स की कीमत कितनी हो गई? 22 रुपीज। और इसी हर स्टेज में जब उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एड ऑन होता जा रहा है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड। इस वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमें मिलता क्या है? जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। यानी कि जब आप वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आप कोई भी काम करेंगे या वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आप कोई भी गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उससे आप क्या फाइंड आउट करेंगे? जीडीपी एट एमपी। फिर इस जीडीपी एट एमपी को कन्वर्जन मेथड के थ्रू आपको नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल या नेट नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तुम्हारा पहला मेथड क्या था? वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हमारी डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सारे गुड्स की जो एक एक्यूरेट वैल्यू होती है या सम वैल्यू होती है वो मेरी आती है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है इनकम मेथड। क्या नाम है? इनकम मेथड। इनकम मेथड को भी हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। क्या नाम हमने इनको दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड क्यों कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो भी इनकम आप अर्न करते हो उस इनकम के आपके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, मतलब डिफरेंट सोर्स से आपको इनकम होती है और उस इनकम को आप डिफरेंट जगह एलोकेट करते हो, डिफरेंट जगह आप उनको एक्सपेंसेस करते हो। तो जब आपकी इनकम के सोर्स डिफरेंट होते हैं या कई जगह से आपको इनकम अर्न होती है तो वो मेथड ऑफ पेमेंट मेरा क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। और यहां पे हम लोग सिर्फ वही पैसे कंसीडर करेंगे या वही पेमेंट कंसीडर करेंगे जो हमने अर्न करी होगी, हमने कमाए होंगे, ना कि वो इनकम जो हमें बाय ट्रांसफर मिल गई होगी। यानी इनकम मेथड में आप सिर्फ वही चीजें कैलकुलेट करेंगे जिस चीज में मतलब आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और बदले में आपको कुछ रिसीव हो रहा है। यानी कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती है सारी की सारी फैक्टर इनकम मेरी इनकम मेथड में कंसीडर करी जाती हैं। इसी वजह से इसका ये नाम क्या होता है? फैक्टर पेमेंट मेथड। हमारे इनकम मेथड में किसी भी तरह के जो मेरे ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटी, हेल्प, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें आपने कोई सर्विस रेंडर नहीं करी है और फिर भी आपको बदले में पैसा मिल रहा है, ऐसी कोई भी चीजें आप इसमें कंसीडर नहीं करोगे। इनकम मेथड में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करोगे? जिसमें आपने बदले में कोई सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिला है। जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, उसने अपनी फर्म में काम किया, उसने अपनी फर्म को सर्विसेज दी तो बदले में उसको सैलरी मिल गई। एक लेबर है, उसने फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद उसको पैसा मिल गया तो वो उसके लिए वेजेस हो गई, वो इंक्लूड हो जाएगा। आपने किसी पर्सन का घर किराए पे लिया हुआ है, मतलब आपके पास खुद का घर नहीं है, आप किराए के घर पे रहते हो, तो आप उस पर्सन को पैसे पे कर रहे हो तो उसने अपने घर की सर्विसेज आपको दी हैं तभी तो आप पैसे दे रहे हो, तो रेंट आपका हो गया। तो जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें बदले में जिसमें आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ दिया था, फिर आपको उसके बदले में इनकम अर्न हो रही है, वो सारे मेथड्स मेरे या वो सारी चीजें मेरी किसमें आएंगी? इनकम मेथड में। जब हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं विद द मेथड ऑफ नेशनल इनकम तो हमें क्या मिलता है? मतलब जब आप पूरा ये नेशनल इनकम का मेथड परफॉर्म करेंगे तो नेशनल इनकम से हमें क्या मिलेगा? एनएनपी एट एफसी। वैल्यू एडेड मेथड से क्या मिल रहा था? जीडीपी एट एमपी। नेशनल इनकम से क्या मिल रहा है? एनएनपी एट एफसी। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में जितने भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो सारे लिए जाते हैं। इनकम मेथड में हम टोटल इनकम जो अर्न कर रहे हैं वो कंसीडर करी जाती है। थर्ड मेरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो हमारा होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी हम अपनी इकोनॉमी में खर्चा करते हैं, अब वो हमने चाहे कंजप्शन बेसिस पे किया हो, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे किया हो या गवर्नमेंट ने किया हो, हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर एक्सपेंडिचर परफॉर्म किया जा रहा है या एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है तो वो सारी की सारी चीजें मेरी कहां आ जाएंगी? एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाएंगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का हमारा एक और नाम होता है इनकम डिस्पोजल मेथड। डिस्पोजल वर्ड, अब डिस्पोजल क्या होता है?
डिस्पोजल जैसे गिलास आपने देखे होंगे ना, डिस्पोजल गिलास हम लोग लेके आते हैं, डिस्पोजल प्लेट आती है, उनका काम क्या होता है? यूज किया, लेके आए, यूज किया, काम हो गया, उसको फेंक दिया, काम खत्म, अब वो मेरे स्टॉक में नहीं बची है। उसी तरह हमारी इनकम डिस्पोजल भी होती है। जैसे हमने 1000 रुपए कमाए, उस 1000 रुपए में से फिक्स है कि हर महीने हमें 800 रुपए तो खर्चा हो ही जाते हैं। तो ये जो 800 रुपए है, ये 800 रुपए आपके एक्सपेंसेस हैं। आपने 1000 में से 800 खर्चा कर दिया, तो ये 800 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? डिस्पोजेबल इनकम, यानी ये इनकम तो आपकी खर्चा होनी ही होनी है। इसीलिए हम इनको नाम क्या देते हैं? इनकम डिस्पोजल मेथड। या फिर एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। अब कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी पर्सन जो वो इनकम अर्न करता है, उस इनकम को स्पेंड करने के सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। वो 3 ही जगह पे खर्चा कर सकता है। या तो वो कंज्यूम करेगा, यानी वो पैसा खर्चा किया और कोई चीज उसने इस्तेमाल कर ली, या तो वो सेव करके अपने पास रख लेगा, बचा के अपने बैंक अकाउंट में डाल देगा, या तो वो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान पे इन्वेस्ट कर देगा। तो कोई भी जो इनकम होती है, उस इनकम को स्पेंड करने के 3 ही वेज होते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट या सेविंग। तो जब आप सेविंग कर रहे हो तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो बच गया ना, वो तो किसी के पास गया ही नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ, आइडियल पड़ा हुआ, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो सेविंग को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे अपने एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वहां पे कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। तो बेसिकली हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग 2 चीजें कंसीडर करते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसीलिए इसका एक ये भी नाम है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड में 2 चीजें निकल के आती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एनडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। ये 2 चीजें निकल के आती है। ये बेस करता है मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसी मेरी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये चीजें कैलकुलेट होंगी। ठीक है, तो हमारी कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के? तो हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड में गुड्स की वैल्यू ली जाती है, इनकम मेथड में जो टोटल इनकम अर्न हो रही है, फैक्टर इनकम, वो कंसीडर होती है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कंसीडर किया जाता है। जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आता है जीडीपी एट एमपी। जब हम लोग इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आता है एनएमपी एट एफसी। और जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? एक बार नोट कर लीजिए, ये जो मेथड्स हमारे हैं ये क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, एक बार ये देख लीजिए कैसे क्या चीजें हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या कोई भी काम करते हैं, हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले 2 बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, हमें क्या करना है, और दूसरी, हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है हमें इन दोनों बातों का पता होना कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कौन कौन सी चीजें हमें उसमें लेनी है और कौन कौन सी चीजें हमें उसमें नहीं लेनी है, या फिर आपको कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करने हैं या कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले डूज, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या काम आपको करने हैं, या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी। सबसे पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब यहां क्या हो गया? अगर गवर्नमेंट अपने जो उनकी पॉपुलेशन है या जो गवर्नमेंट के जो भी उनके लोग हैं या जो कंट्री में लोग रहते हैं, अगर गवर्नमेंट उनके डिफेंस के लिए कुछ सर्विसेज उन्हें दे रही है, जैसे पुलिस सर्विस, आर्मी की सर्विस हो गई, या कुछ लॉज एंड ऑर्डर लॉज बना दिए या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, या उन्होंने जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है या मेरे इंडियन पैनल कोड है जिसके अंडर में हमें बहुत सारे केसेस फाइल किए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह के डिफेंस या सेफ्टी सर्विसेज दे रही है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो सर्विसेज आपको डायरेक्टली मिल रही है। जैसे अब आपके यहां चोरी हुई तो सबसे पहले आप क्या करते हो? चोरी हुई सबसे पहले किसको फोन करते हो? पुलिस को।
क्यों फोन करते हो? क्योंकि आपको पता है कि पुलिस आएगी, हमारी हेल्प करेगी और जो भी सामान चोरी हुआ है उसको पकड़ने में हेल्प करेगी, चोरों को पकड़ने में। तो आपको सर्विसेज मिली ना। या अगर आपकी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? आर्मी के पास जाते हो, क्योंकि आपको बिलीव है कि हमारी आर्मी जो है वो हमें उस वॉर से या उन जो भी अटैक्स हैं उनसे निकलने में हेल्प करेगी। तो जितने भी डिफेंस या सेफ्टी सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लोगों को एक तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि उन्हें फ्री माइंडेड अपने वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जितनी भी तरह के सिक्योरिटी सर्विस या डिफेंस सर्विस होंगी वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। दूसरा मेरा आता है फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हमें किसी भी तरह की फ्री सर्विसेज दे रही है, फ्री सर्विसेज का मतलब वो हमें मतलब किसी भी तरह से हेल्प कर रही है, ठीक है। या जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस बहुत ज्यादा इंडिया में एक्टिव है, तो इस कोरोना वायरस के टाइम पे जो गवर्नमेंट डिफरेंट जगह पे उन्होंने जो किचन ओपन कराए, कमर्शियल किचन जो आपके ओपन कराए जहां पे लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से सर्विसेज ही है। और ये जो खाना वो दे रही है वो पैसा कहां से आया है? हम ही ने तो दिया है, हमारे टैक्स के थ्रू तो इनकम हुई है और गवर्नमेंट ने उसको हमारे सोशल वेलफेयर पे खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह की फ्री सर्विसेज हमें दे रही है तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड हमारा एक तरह का सिक्योरिटी फंड होता है जो कि हर एम्प्लॉयर बनाता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, और उस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों की तरफ से इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है फॉर हिज रिटायरमेंट या फॉर हिज ओल्ड एज के लिए, मतलब उसके बुढ़ापे के लिए या उसकी ओल्ड एज के लिए जो हम एक पैसा सेव करके चलते हैं वो मेरा कहलाता है प्रोविडेंट फंड। इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर 1000 रुपए एम्प्लॉय दे रहा है तो 1000 रुपए एम्प्लॉयर भी उस अकाउंट में डालेगा, जिसके लिए वो एम्प्लॉय से कोई भी डिडक्शन नहीं लेगा। मतलब वो जो 1000 रुपए है वो एज अ सैलरी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और वो 1000 रुपए सीधे उसके प्रोविडेंट फंड में डाल दिए जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, 1000 रुपए एम्प्लॉय ने दिए और 1000 रुपए एम्प्लॉयर ने दिए। तो जो पैसा एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट हुआ है, यानी जो पैसा बॉस के थ्रू, एम्प्लॉयर जो पैसा एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोविडेंट फंड में गया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट जो पैसा एम्प्लॉय के थ्रू गया है, यानी कि एम्प्लॉय ने जो पैसा भेजा है वो हमारे प्रोविडेंट फंड में जो गया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो उसकी इनकम से ही गया है ना। तो वो तो फिर इनकम एक बार जुड़ चुकी है और दोबारा पीएफ में जोड़ देंगे तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। तो अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो ऐड किया जाएगा, अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो ऐड नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ऐड होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रेंट। आप किसी के घर पे रह रहे हो, आपने किसी की कोई घर किराए पे लिया हुआ है, फैक्ट्री किराए पे ली हुई है, कोई सामान किराए पे लिया हुआ है, उसके लिए आप उसे रेंट पे कर रहे हो तो वो मेरा आ जाएगा, वो इंक्लूड किया जाएगा। आपको कोई प्रॉफिट हुआ वो इंक्लूड होगा। डिविडेंड मिल गया, यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी, अब वो चाहे डोमेस्टिक कंपनी में करी हो या फॉरेन कंपनी में करी हो, किसी में भी करी हो, अगर आपने डोमेस्टिक या फॉरेन किसी भी कंपनी में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। वेजेस, सैलरी, मतलब जितनी भी आपके फैक्टर इनकम्स होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर इनकम हमारे कंसीडर किए जाते हैं, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज, डिविडेंड, ठीक, ये सारी चीजें हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन हम सभी लोग लेते हैं अपने डे टू डे बहुत सारी लाइफ, हम लोग अपने कुछ होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए, कुछ कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, घर खरीदने के लिए, फैक्ट्री में पैसा लगाने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के पर्पस हमारे होते हैं जिसके लिए हम लोग लोन एक्वायर करते हैं। अगर आप लोन पे इंटरेस्ट प्रोडक्शन पर्पस पे दे रहे हो, यानी कि आपने जो लोन लिया है उस लोन से आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट अगर आपने जो लोन लिया है वो आपने कंजप्शन पर्पस के लिए लिया है तो वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगर लोन प्रोडक्शन के लिए लिया है, फैक्ट्री में लगा रहे हो पैसा, बिजनेस में लगा रहे हो, तो उससे इनकम आ रही है, इनकम आ रही है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने जो लोन लिया वो अपनी शादी के लिए लिया, तो भाई पैसा आया, शादी मैंने उड़ा दिया,
केटरिंग वालों को दे दिया, आइसक्रीम वालों को दे दिया, खाने वालों को दे दिया, टेंट वालों को, डीजे वालों को दे दिया, ऐसे इन सबको दे दिया, मुझे पैसा मिला नहीं, मैंने कुछ यूज किया नहीं, वो तो कंजप्शन पे खर्चा हो गया ना। तो जब वो मेरे कंजप्शन पे खर्चा हो गया है तो वो मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी लोन आपने लिया है, उस लोन का अगर उस लोन का इस्तेमाल प्रोडक्शन पर्पस पे है तो नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, अगर उसका इस्तेमाल कंजप्शन पर्पस पे है तो वो इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे डूज क्या हो गए, आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट के डिफेंस आइटम्स, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरीज, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ये सारी चीजें जो है वो आपको अपने नेशनल इनकम में ऐड करनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी है। मतलब कुछ भी हो जाए, आंख बंद करके मतलब देख समझ लीजिएगा या इसको दिमाग खोल के समझ लीजिए और एकदम इसको याद कर लीजिए कि ये चीजें तो हमें नेशनल इनकम में लेनी ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहला गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटी, यूनिलैटरल पेमेंट या ऐसी कोई भी पेमेंट जो आपको वन साइडेड हो रही है, यानी आपने उसके बदले में कुछ दिया नहीं है बट आपको पैसा मिल रहा है, तो वो मेरे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी ट्रांसफर इनकम है। और किसी भी तरह की जो ट्रांसफर इनकम होती है वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो गिफ्ट तो फ्री के ही मिलते हैं भाई। मेरा बर्थडे, मुझे गिफ्ट मिला तो क्या मैंने कोई सर्विसेज दी थी? नहीं, फ्री के गिफ्ट है वो, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। चैरिटी कर दी मैंने, डोनेशन दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प कर दी अपने दोस्त की, या जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है तो मैंने प्रधानमंत्री केयर फंड में दे दिया, या फ्लड आई थी मैंने फ्लड विक्टिम्स को दे दिया, ड्रॉट आया तो मैंने अपने फार्मर्स को दे दिया। तो अगर मैंने किसी भी तरह के फाइनेंशियली हेल्प करी है या चैरिटी दी है, डोनेशन दिया है, गिफ्ट दिया है, तो वो मेरे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, लेजर टाइम एक्टिविटीज। लेजर टाइम एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, मतलब आप कुछ प्रोड्यूस तो कर रहे हो, मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, बट उस प्रोडक्शन को आप सेल्फ कंजप्शन इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब सेल्फ अपने लिए आप काम कर रहे हो। जैसे आपने अपने टेरेस पे फार्मिंग शुरू कर दी है, आप टमाटो ग्रो करा रहे हो, जिंजर ग्रो करा रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी ऐसी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो करा रहे हो। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो तो उससे कोई इनकम तो हुई नहीं, और जब उस एक्टिविटी से कोई इनकम नहीं हुई है तो वो मेरा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो लेजर टाइम एक्टिविटी, लेजर का मतलब फ्री टाइम एक्टिविटी, मतलब आप फ्री हो, कोई काम नहीं है आपके पास, तब जो आप काम कर रहे हो और उस काम का इस्तेमाल आप अपने कंजप्शन के लिए कर रहे हो, तो वो मेरा क्या कहलाता है, लेजर टाइम एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस रेंडर बाय द हाउसवाइफ्स। अब जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो बहुत सारे काम करती हैं, बर्तन धोना हो गया, घर के साफ सफाई हो गई, खाना बना के देना हो गया, ठीक है, सुबह लंच पैक करके देना हो गया, कुछ फेस्टिवल्स हैं तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। तो जो हाउसवाइफ जो वर्क करती हैं या जो हमारी मम्मियां हैं वो जो काम करती हैं, क्या उन काम के लिए उन्हें पैसे देते हैं? नहीं देते हैं। या क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं कि उन्हें कितना पैसा देना चाहिए? क्या कोई है जो बता सकता है, क्या कोई को कैलकुलेट करके दे सकता है कि हाउसवाइफ्स जो भी वर्क परफॉर्म करती हैं उस वर्क के लिए उन्हें कितना पैसा मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। जब आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तो फिर आप उसको नेशनल इनकम में ऐड भी नहीं कर पाओगे। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो लोग आपको दे रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, लव है, अगर इस वजह से आपको कोई सर्विसेज मिल रही हैं तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सर्विस रेंडर हाउसवाइफ है वो भी ऐड नहीं होगा। अगर कोई आपका बेटा या बेटी फॉरेन में रहता है और उसने आपको पैसा भेजा तो वो तो फ्री का पैसा आ रहा है, मैंने तो कुछ भाई इन्वेस्टमेंट करी नहीं, ना मैंने उनको कोई सर्विसेज दी है कि वो मुझे पैसा दें। तो अगर कोई भी इनकम जो हमें अर्न हो रही है या कोई भी पैसा जो हमें आ रहा है अपने फॉरेन में, जो मेरा बेटा रह रहा है या बेटी रह रही, उससे जो पैसा आ रहा है वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें इनकम अर्न होती है उस इनकम में से हम कुछ हिस्सा जो है वो अपने टैक्स में पे कर देते हैं। तो जब हम लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो टैक्स में पे किया है वो टैक्स मेरी इनकम से तो डिडक्ट हुआ है, वो पहले मेरी इनकम था ना, तो मैंने इनकम अपनी ऐड कर ली होगी। जब मैंने अपनी इनकम ऐड कर ली है पहले ही, तो फिर जो टैक्स पे कर रहा हूं तो वो मेरे इनकम में कंसीडर नहीं की जाएगी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मेरे किसी भी तरह से नेशनल इनकम में इंक्लूड
नहीं होगा। ठीक है, तो अब मेरे क्या क्या चीजें हो गई, कोई भी फैक्टर इनकम, कोई भी सर्विसेज जो आपको किसी चीज के बदले में मिल रही हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट कोई भी ऐसी चीजें जिसमें आपने कोई सर्विसेज या कोई गुड्स नहीं दिए हैं फिर भी आपको मिल रही हैं तो वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। ये दो बातें सबसे जरूरी हैं। एनआई पढ़ने से पहले या कुछ भी पढ़ने से पहले ये दो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसी तरह एनआई में भी है क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना है। तो जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या ऐड करना है और क्या नहीं ऐड करना है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। आई होप आपको डू एंड डोंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए और बाकी इसको नोट कर लीजिए।